नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बकैती वाले कार्यक्रम में जिसका कि कोई आजकल आज तक हम लोग हेडिंग ही नहीं शुरू कर पाए। तो हर बार एक हेडिंग रहता है कि अंकेश उवाच। तो इस बार का हेडिंग हो सकता है शिवांगी उवाच हो जाए या फिर राकेश उवाच, कोई भी उवाच कर सकता है। ठीक है। तो आज का विषय एकदम मौजूदा विषय है कि गांधी जी की हत्या आज ही के दिन हुई थी और कुछ लोगों ने इस हत्या को अ, वैदिकी रूप देने के लिए वध की भी संकल्पना प्रस्तुत की थी कि गांधी की हत्या नहीं हुई थी, वध हुआ था। तो भाई जो भी होना था गांधी का हो चुका है। और गांधी को मारने वाले लोगों ने चाहे उनको उस समय जला ही दिया होता, गोली से मार दिया होता, उनकी किताबें भी जला दी होती, लेकिन गांधी तब तक लोगों के हृदय में बैठ चुके थे और वह गांधी हमेशा अर्थ बदल के हमारे सामने आता है। एक मैं थोड़ा सा लाइन यदि अंतर करके बोलूं, फैज अहमद फैज की लाइन है, करेक्ट करना मुझे, कि नाम रहेगा गांधी का जो गायब भी है और हाजिर भी। ठीक है। तो ऐसा करके एक कविता लिखी गई उनपे कि गांधी जी हमेशा अच्छा। मौजूद रहेंगे, कि तुम चाहे उनको, मतलब जैसे एक कहावत कही जाती है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वह मजबूरी गांधी की नहीं है, वह मजबूरी व्यक्ति की है कि वह मान रहा है गांधी जी को, उसको मानना पड़ रहा है। नोटों पे उनकी फोटो है और गांधी के सामने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आते हैं तो उनके वहां झुकने जाते हैं। ठीक है। और जब शुरुआत हुई ये सरकारों की, जो सरकारें उनके हमेशा विरोध में बोला करती थी, तब पर भी उनको नतमस्तक होना पड़ा। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब है कि जो कह रहा है उसकी खुद की मजबूरी है कि उसको गांधी को साथ लेके चलना पड़ रहा है। कई दफ्तरों में गांधी की फोटो टंगी रहती है, लेकिन उसी के साथ साथ उस दफ्तर में कितने काले कारनामे होते हैं। काश कि गांधी ना ही देख पाए तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि गांधी हमेशा जीवित हैं। और गांधी जो हैं जीवित हैं, और जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वह गांधी को जीवित करने का, एक नया आयाम देने का एक प्रयास है। ठीक है। जब भी हम गांधी के किसी भी सिद्धांत पे चर्चा कर रहे होते हैं तो असल में हम गांधी को उतना कुदेर रहे होते हैं और गांधी को उस लेवल तक जीवित करने की कोशिश कर रहे होते हैं जितना जितना। और गांधी जी ने कई बार कहा है, जैसे जब नेहरू का उन्होंने 1945 में एक नेहरू को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में हिंद स्वराज की जो किताब है उसके कई अर्थ बदलने की कोशिश करी थी। शब्द वही थे, लेकिन अर्थ बदलते रहेंगे। इस मायने से गांधी हमेशा मौजूद रहेंगे। गायब भले से हैं वो, लेकिन गांधी को आप सीधे सीधे गायब नहीं कर पाइएगा। इतिहास से लेके क्या नाम है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट में गांधी कहीं ना कहीं आके खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि एनवायरमेंट में भी। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में, इथिक्स में तो पूरे के पूरे हैं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ कोई भी एक कहा, एक क्या नाम है, पॉलिटिशियन हुए अभय कुमार दुबे या फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने कहा कि कोई भी भारत में राजनीति की किताब लिखी जाएगी तो उसमें यदि एक शब्द नहीं आएगा गांधी, तो वह किताब अधूरी रह जाएगी। चाहे उनके विरोध में लिखी जाए, चाहे उनको लिखा जाए कि गांधी जी का वध अनैतिक था, तब पर भी गांधी शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आप लोग आमंत्रित हैं, अपने विचार जो भी गांधी जी के बारे में कुछ भी रखिए, क्योंकि यह कोई भी ऐसा टॉपिक जैसा नहीं है। तो हमारे सामने है राकेश जी और ओम प्रकाश जी, शिवांगी जी और जाह्नवी जी। तो आप सभी शुरू करें कुछ कुछ, फिर बात थोड़ी बढ़ेगी तो इसमें बहुत सारी बातें निकलेंगी। मैं गांधी जी की जो हत्या हुई है उसको जो है, जो मिथकीय रूप देने की कोशिश की गई, मैं उस पर अपनी बात मुख्यतः फोकस करूंगा। जी जी। तो जो मैं उस दिन जब मैं डिबेट में जो कहा, मैं वो एक बात बोला था कि मिथ इज स्ट्रांग मेटाफर ना। हम्म। मिथ के इस आसपास ही सारी चीजें घूमती हैं। जी मिथ ही लोक में आके व्याप्त हो जाता है। तो गांधी एक फैक्ट है, गांधी इज रियलिटी। बट उनको एक एक जो है, अब एविल जो जो फोर्सेस बनी जो है, उनको एक तरीके से वो कोशिश कर रही है कि वैदिकी, या जो आप बात अभी रखे कि वैदिकी या उनको एक पौराणिक आख्यान देने की, उनमें वो उनको एविल कैरेक्टर शो करने की। जी जी। और जी उनकी शुरुआत जो होती है वो जो है उनकी मर्डर से, या उनके पीछे जो विचारधाराएं काम कर रही होती है, तो वो उसके आसपास में शुरू होती है। और अच्छा, मिथ क्या होता है? मिथ की एक जो है जिनेसिस होती है, उसका फैक्ट होता है, उसके आसपास में
जो उस तरीके की विचारधाराएँ होती हैं, अपने तरीके से फैक्ट गढ़ती हैं या उससे जोड़ती जाती हुई उसको लगातार जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जो हमारे जी, जी। पुराण हैं, हुँ। पुराण भी आपके एक मिथ हैं। जी। जो भी वो हमारे जो दैनिक कर्मकांड कर रहे हैं, ये मिथ को से जुड़े, तो गांधी जी को भी जो है एक कर्मकांड के रूप में स्थापित कर दिया गया। अच्छा, उसकी 2 चीज़ें निकल के आई। एक तो गांधी के मानने वालों ने भी गांधी को जो मिथ के रूप जी। से स्थापित कर दिया। जी हाँ, ये भी हाँ, है। उनको जो है एक तरीके से पौराणिक रूप दे दिया, जैसे गांधी कथा कहो या फिर वो हुँ, ज हुँ। 2 अक्टूबर को जो उनका जन्म होता है तो फूल माला चढ़ाओ, एक तरीके से वो कर्मकांडी रूप पकड़ा दिया है, सरकारी जी। कर्मकांड हो गया। हुँ। और एक दूसरा हो गया कि जो उनके अगेंस्ट में होते हैं, जो वध करने वाले लोग हैं, गांधी वध। जैसे हुँ, तमाम जो पुराणों में, मिथकों में उनको वध किया गया है। तो हुँ। उसी तरीके से जो उनके जो गांधी वध के नाम से किताब भी लिखी थी, वो शायद जी, जी, जी। नाथूराम गोडसे ने अपना जो हुँ, ट्रायल के दौरान वो बात बोला था, उसको खूब प्रचारित-प्रसारित किया गया। तो एक तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो मिथ की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। उसके सामने हुँ। रियलिटी कोई चीज़ें फैक्ट घटित होता है या उस पे रियलिज़्म में या रियलिटी में बहुत कम भरोसा रखती है। ये तो कहिए कि हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ लक्ष्य थे और अनुभव थे, उसको हमने धरातल पे स्थापित करने का प्रयास किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके साथ-साथ मान लीजिए 1990 के बाद जैसे ही जो हमारे पास वर्चुअल दुनिया आई, इसमें मिथ तो ऐसे पैदा किए जा रहे हैं, ऐसे पैदा हुँ, किए हुँ, जा हुँ। रहे हैं कि आज के लोग कह रहे हैं कि आज के लोग तो मतलब उनके लिए कल्पना भी नहीं, गांधी जैसी शख्सियत भी कोई हो सकती है। जी। वो ये बोलेंगे कि जो है अरे चरखे से आजादी और लाठी आजादी थोड़े ना आई है। हुँ। उनको ये लगता है कि वो गोली और बम से आई है, यहाँ के पॉपुलर विद्रोह हुआ है, म्यूटिनी हुई है, जी, जी, उससे जी। आई हो। हाँ, क्योंकि हाँ, देखिए गांधी के साथ बट एक चीज़ यह जुड़ी हुई है कि गांधी ने उस मिथ को तोड़ा था कि जिस मिथ में ये था कि केवल वध करके ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। जो हाँ, बहुत परंपराएँ चली आ रही थी, सारे धर्मों में हाँ, आप देखेंगे हत्या को और जायज़ ठहराने के लिए एक शब्द क्रिएट किया सब जाता है वध। सबसे उसके खिलाफ गांधी पैदा हुए और उसके खिलाफ सबसे प्रयोग करके दिखाया। सबसे बड़ी बात उन्होंने, मैं थोड़ा लीगल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। हुँ। जब चंपारण में किसान सत्याग्रह के लिए ये गए, धारा 144 लगी हुई थी, हम लोग भी फोर्सेस में धारा 144 हम लोग कायदे जानते हैं। जी। तो उनके स्टेशन पे उतरने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे आज जैसे अमिताभ ठाकुर जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। हाँ, हाँ। तो मैं आगे इसको नहीं बढ़ाऊँगा। जी, तो जी। धारा 144 पे गिरफ्तार करके वो जेल ले जाया गया, उनको वहाँ ले जाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए, जैसे आज के एसडीएम होते हैं। तो एसडीएम ने कहा कि जो है वो दलील दी गई कि पुलिस ने दलील दी कि धारा 144 लगी हुई थी और गांधी जो है 5 या 5 व्यक्तियों से ज़्यादा और उन लोगों को लेके जो है इसमें 144 को तोड़ रहे थे और हिंसा इन सबको उपद्रव को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि जो है तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसका आधार पे मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमको जेल भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको इस आधार पे जेल भेजा जा सकता है। तो उन्होंने एक बात ये कही कि हम गलत कानून को, जो जो कानून हमारी कंसाइंस, हमारी जो इनर मतलब हमारी अंतर चेतना या हमारी उसके खिलाफ है, हम उसको नहीं मानते हैं। यही सबसे बड़ी लड़ाई थी कि जो आपके शोषण के लिए जो कानून बने हैं या जो संस्थाएं या व्यवस्थाएं आपकी शोषण कर रही हैं, उसको नकार देना। जी। इसी से जेनेसिस यहाँ होती है सिविल ओबीडियंस की। आप हुँ, तमाम हुँ। देखेंगे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेके जी। तमाम जो आपकी चीजें चलती रही थी, इसी को केंद्र में रख के इन्होंने ये ताकत ऐसे लोगों को दी कि उनको पहले तो भरोसा करना सिखाया, उनको ट्रेंड हुँ। किया, आंदोलन कराया या अपने यहाँ आश्रमों में रख के दुनिया भर के मतलब कार्यक्रम चला के चरखा कातना सिखाया। मतलब ग्राउंड, एकदम ग्राउंड पे हुँ, छुआ-छूत के हुँ। मामले में भी वो खुद ही वो चीजें करना शुरू किया। मतलब गांधी के समय हुँ। में आप उस परिस्थिति को सोचिए, गांधी जैसा व्यक्ति जो जी, है, जी, जी। वो जो है अपने जो है खुद जो है टॉयलेट या वो सब साफ कर रहा है। अब अपनी पत्नी कस्तूरबा को भी वो इस बात के लिए उन्होंने बहुत डाँटा कि मतलब आप छुआ-छूत ये सब वो मत करिए जो है। तो तमाम चीज़ें इसी के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसके बाद गांधी जी जो है पब्लिक के से कनेक्ट होते हैं, पब्लिक को समझते हैं और इसके बाद फिर मूवमेंट खड़ा होता है। ऐसे नहीं होता है। फिर इसके बाद चीज़ें आती हैं, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व होती है, जो डायनामिक्स बदलते हैं सत्ता के। कि ब्रिटिश के ऊपर भी उधर अब 2-3 विचारधाराएँ आ जाती हैं। फासिज़्म एक तरफ हो जाता है, एक तरफ सोशलिज़्म हो जाता है, एक तरफ कैपिटलिज़्म आ जाता है।
हुँ। और उसमें आप सोचिए कि एक एस्पेक्ट गांधीवाद भी है। जी, जी, जी। मतलब बिना हिंसा के, तीनों हिंसा पे हैं। हुँ, जो हुँ, वैश्विक रिवॉल्यूशन है वो भी हिंसा पे है, जो हुँ। सोशलिज्म जो कहा गया है। जी। हिटलर का जो वो था क्या बोलते हैं कास्ट रेस सुपीरियरिटी का, उसमें तो हिंसा का एकदम वो रूप था। कैपिटलिज्म पे हुँ, भी हिंसा का रूप था। और हुँ। एक जगह गांधी जी भी थे, वो जी। भी जो है बिना हिंसा की बात कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को चल के फिर हमारे यहाँ भी उनके लोग जो है आ जाते हैं, रेस सुपीरियरिटी को इक्वलाइज़ कर देते हैं कास्ट सुपीरियरिटी से। जी, और जी, उसके जी। आधार पे आपके बीएस मुंजे और बेनिटो मुसोलिनी से मिलने और वहाँ आते हैं। तो तमाम ठीक। चीज़ें हैं जो है। जी, जी, जी। तो फिर जो है अब आगे आप लोग बात रखिए, क्योंकि ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम खींच हाँ, देंगे, तो नहीं साथी राकेश जी हैं या फिर आप जो भी बोलना चाहें, क्योंकि यहाँ पे कोई कमेंटेटर जैसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम थोड़ा सुनने के लिए आए हैं, पहले ये लोग बोल रहे हैं, उसके बाद मैं मतलब अपनी अच्छा, अच्छा। टुकड़ों-टुकड़ों में बात है, मैं कंटिन्यू इस तरह से मतलब एक विषय को लेकर के नहीं, मैं टुकड़ों-टुकड़ों में अपनी हाँ, ये इस विषय था ही नहीं, ये ब ज कोई ना विषय नहीं है, बस गांधी ही विषय है। तो हाँ, अच्छा, मैं तो मैं एक मैं किताब ये पढ़ रहा कहना था, 1 मिनट, मैं एक किताब पढ़ रहा था। ये किताब है गांधी एक असंभव संभावना, सुधीर चंद्र की किताब है। और एक जगह किताब पढ़ने के बाद मुझे मतलब ना अचानक से एक बात उभरी। उन्होंने लिखा है कि गांधी को 32 साल तक अंग्रेजों ने झेला, लेकिन भारत की आजादी के बाद हम उनको 159 दिन नहीं झेल पाए। देखो, एक बात मैं ठीक बोलूँ, है? कल हुँ, ये चीज़ को मैं सोच रहा था और देखा भी था यूट्यूब पे। हुँ, तो जो ब्रिटिशर्स थे, हुँ। जो वेस्टर्न्स थे, उनमें एक चीज़ गिल्ट फ़ील करने की बहुत अच्छी भावना है। जी, आप उनमें देखेंगे उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है क्रिश्चियनिटी की, उनमें कन्फेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जी। तो उनमें कन्फेशन ये चीज़ आया, और जाते-जाते किसी अंग्रेज़ ने कहा था कि थैंक गॉड गांधी की हत्या किसी ब्रिटिशर ने नहीं की। जी, जी, नहीं तो जी। ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा गिल्ट होता है। क्योंकि हाँ। हिटलर ने जो है यहूदियों को मारा है, हुँ, उसका गिल्ट जो है पूरे यूरोप को झेलना पड़ा है। और आज हुँ। उनके नहीं, गिल्ट को टॉलरेट अब किया जा रहा मैं है गज़ा में, जी। अब और मुझसे आज उनका गिल्ट बर्दाश्त भी नहीं हो खत्म रहा हो है। गया। हाँ, हैं? हाँ, हाँ। सुनो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बात मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को, और ब्रिटिशर्स पे बात करते हुए मैं एक बात जरूर बोलती हूँ कि ये हम पे थोपी गई एक औपनिवेशिक सोच है कि ब्रिटिशर सिविलाइज थे, वो गिल्ट समझते थे। और गांधी जी भी उनसे अहिंसा से इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स वायलेंस नहीं करते थे, लेजेसी को समझ लेजिटिमेसी को समझते थे, हाँ, लेजिस्लेशन पे बात करते थे। तो ये ब्रिटिशर्स अभी तक हमसे जलियांवाला बाग के लिए माफी क्यों नहीं मांगते हैं? ये हाँ, बात ब्रिटिशर गांधी को भले ही नहीं मारे, लेकिन ये ब्रिटिशर ये जवाब क्यों नहीं देते हैं कि भगत सिंह को समय से पहले फांसी क्यों दी गई, फांसी देने के बाद उसके शरीर को क्यों काटा गया, नहीं, वो और काटने के बाद उसे पेट्रोल दे के क्यों जलाया गया। क्रांतिकारियों को जिस 1857 की क्रांति को इतनी बुरी तरीके से क्यों अस कुचला अब मैं गया, उस बात पे जवाब मतलब। दे रहा हूँ। और हाँ, एक मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हाँ, तो एक तो ये जो ब्रिटिशर्स के की जो ये है, यूरोपियंस ने जो ये बताया है दुनिया को कि वी आर सिविलाइज्ड पीपल, हम क्रिश्चियंस हैं, हम नहीं करते। तुमने ठीक है, तुमने सिर्फ गांधी को नहीं ना गोली मारी मारी, लेकिन जनरल डायर जो अपनी तारीफों में कार्यक्रम करता फिरता रहा लंदन में, वो भी तो ब्रिटिश ही था। और रॉबर्ट क्लाइव जिसने मतलब पूरी सेना खरीद के फिर सिराज उद दौला को मतलब उसी के मतलब सेनापति से मरवा दिया, वो भी तो ब्रिटिशर ही था। तो हम और ये इजराइल फिलिस्तीन, आज तक फिलिस्तीनियों में बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है, वो इजराइल को वहां थोपने वाले भी तो ब्रिटिशर्स ही थे। ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियन ने पूरी दुनिया में जितना उपनिवेश है, इन लोगों ने जितने बॉर्डर्स बनाए, उन सारे बॉर्डर्स पे इतना वायलेंस हो रहा है, क्यों नहीं माफी मांगते हैं ये? जापान का राष्ट्रपति तो जाके कोरिया में रोज हमेशा माफी मांगता है, लेकिन ब्रिटिशर्स तो आज तक किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगे हैं। कहाँ है इनका कन्फेशन? वो असल में उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी सोशलिज्म, वोलेसिक रिवॉल्यूशन। वोलेसिक रिवॉल्यूशन का हंटिंग इतनी ज्यादा थी ब्रिटिशर्स के पीछे कि वो वोलेसिक हाँ, को किसी भी तरीके से कुचलना चाहते थे। इसका सबसे हाँ, बड़ा प्रतीक एग्जैक्टली। भगत सिंह थे। इसके बाद जो यही आप जलियांवाला बाग है, वो वोलेसिक मतलब वो सोशलिज्म बड़ी तेजी से फैल रहा था पंजाब वाले क्षेत्र में।
समझ रहे हैं? और यही और मैं बात ये आज गांधी पे कहना चाहती हूँ कि तुम जिस तरीके से वो पुस्तक पढ़ रहे हो, मैंने भी एक ये पुस्तक पढ़ी है, तो राकेश ने भी ये पुस्तक पढ़ी है, हाँ, गांधी फ्रॉम द मार्क्सिस्ट लेंस। तो गांधी की आलोचना जो लोग करते हैं लड़कियों की वजह से, उनकी आत्मकथा के कुछ अध्यायों की वजह से, वो काफी सतही आलोचना है, लेकिन एक गंभीर आलोचना भी है कि गांधी हमेशा उस मूवमेंट को वापस क्यों ले लेते थे जो चरम पे पहुंचने वाला होता था। काफी उस समय के मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो थे भारत के, वो बहुत परेशान रहे थे इस बात से लेके कि भाई हमने नॉन कोऑपरेशन में, असहयोग आंदोलन में 1920 से 1922 के बीच में अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, अपने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। अब तुम कहते हो कि एक चौरी चौरा कांड हुआ और मैं अपना मतलब वो वापस लेता हूँ, अपना सत्याग्रह वापस लेता हूँ। जब उनसे कहा जा रहा था कि जब तक भगत सिंह की फांसी नहीं टल जाती, इरविन पैक्ट पे साइन मत करना, लेकिन गांधी जी साइन कर देते हैं। तो जो जो जिद्दी इंसान है वो वहां पे क्यों नहीं कर पा रहा है? ठीक है, जहां पे रिवॉल्यूशनरी इसको बात बचाने की बात आ रही है, मतलब एक तरीके से गांधी जी कांग्रेसी थे, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स कांग्रेसी थे, है ना? तो ये भी एक सूचना है जिसपे हमको गंभीरता से बात करनी चाहिए कि इसी वजह से कई गांधी के कई अलावा बाकी जिनका माइक जो ऑन है ना उनको म्यूट कर लीजिए, बाकी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ओम प्रकाश जी आप अपना कई माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ तो हाँ बोलिए। कई सीरियस हिस्टोरियंस ने गांधी जी पे शुरुआत में ये इल्जाम तक लगाया कि वो तो ब्रिटिशर्स का एजेंट था, जो मतलब प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर रिलीज कर देता था और फिर उसके बाद मतलब क्रांति को असफल करके वापस लौट जाता था पवेलियन को। लेकिन हाँ, इसे अब आज हम मतलब ओपी तो बोल रहे हैं कि नहीं, आजाद तुमने बोला कि हम गांधी को ब्रिटिशर्स ने 32 साल झेला, हम उनको 1.5 साल नहीं झेल पाए। भाई हम गांधी को आज तक झेल रहे हैं और आने वाले समय में भी झेलते रहेंगे। गांधी का शरीर जिन लोगों ने मारा, हम उन लोगों में से नहीं है। हम गांधीवाद पे तब भी चर्चा कर रहे थे, हम गांधीवाद पे अब भी चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक जी। है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि गांधी को आप नकार नहीं सकते भारतीय इतिहास में, लेकिन जी। प्रश्न तो उठते ही रहेंगे ना, प्रश्न उठेंगे कि और प्रश्न उठने भी चाहिए। और कहीं पे भगत सिंह की एक आलोचना मैंने पढ़ी थी गांधी के लिए कि मैं जब वो उनका एक लेटर है, लेटर टू द यंग पॉलिटिशियन, यंग यूथ्स, ठीक है, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उसमें वो ये बात करते हैं कि मैं कोई सुपरफिशियल वादा नहीं करना चाहता आपसे गांधी की तरह कि 2 साल में आजादी आ जाएगी। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो कहा 2 साल में आजादी आ जाएगी, और उसको इतनी तीव्रता से चलाया कि लोग मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, अपनी नौकरियां, अपने स्कूल, मतलब आप ये मूवीज में देखेंगे कि वो उन बच्चों का क्या होता है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय या सविनय अवज्ञा के समय। लेकिन गांधी जी तो करो या मरो कहने में 1942 में पहुंच जाते हैं। 1942 में वो कहते हैं कि करो या मरो, उससे पहले तो वो पीछे हट जाओ बोलते थे, नहीं मतलब ठीक है, अब बंद, अब बंद। ठीक है, तो ये प्रश्न उन पे उठता रहेगा हमेशा। और भगत सिंह ये बात कहते हैं कि मैं सुपरफिशियल आपसे वादा नहीं कर सकता कि क्रांति 2 साल में आ जाएगी या क्रांति 3 साल में आ जाएगी, या मुझे इस तरीके के आदमी दे दो, गांधी जी जैसे बोलते थे मुझे वीरचंद गढ़वाली जैसा आदमी दे दो, मैं 1 साल में क्रांति ले आऊंगा, मुझे 10,000 औरतें दे दो, मैं 1 साल में क्रांति ले आऊंगा। गांधी जी इस तरीके के भी बहुत पॉपुलिस्ट बयान देते थे। भगत सिंह कहते हैं कि अगर आपको क्रांति चाहिए, आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, कम से कम 20 साल लगेगा आपके प्लान में, मतलब आप जिस हिसाब से लड़ाई प्लान करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकलिटी, ये साइंटिफिक तो गांधी में मिसिंग है ना। गांधी पॉपुलिस्ट था, मतलब पॉपुलर था, और इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, और इस वजह से उनका जो एक
मतलब गाइडेंस वाला जो मतलब रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिल गया, तो वो गाइडेंस वाली जो चीज थी, हर कोई मतलब बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने हमारे मतलब उसमें पहुंच जाता है, वो अंतिम समय तक चलता रहा गांधी का। तो उससे उनका रिलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी अकेले ही लड़ रहे थे आजादी के लिए, है ना। और एक और बात पे मेरा ऑब्जेक्शन है, जो आजाद तुमने शुरुआत में कहा कि आप चाहे गांधी की किताबें जला दे तब भी गांधी रहेंगे। नहीं, किताबें नहीं जलाई जानी चाहिए। मतलब अगर गांधी की आत्मकथा जला दी जाती, हिंदू स्वराज जला दी जाती, तो शायद, और यह तमाम वो पुस्तकें जिनसे हमें गांधी पे पता चलता है, तो हम शायद गांधी को आज जैसे ओपी भाई ने कहा कि मिथ्याकरण जो हुआ है वो इससे भी बड़े लेवल पे हो जाता। वो साक्ष्य हमारे पास बचे हुए हैं, मतलब वो किताबें हमारे पास बची हुई हैं, इसीलिए तब भी थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि वाकई में गांधी भी हार्ड मांस का आदमी था और वो गलतियां करता था। जी। वो गलतियां करता था और उस गलती की कीमत आजादी की लड़ाई में मतलब लड़ने वाले बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे लोगों ने चुकाई भी है। जी, जी, जी। अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगी, मतलब आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाइए। हुआ, एक वो पैन एक इंडिया नहीं था उस समय, वो एक पैन मिनट में आप इंडिया लोग की नहीं बात था। को पूरी वो तरीके कर उसका रहा से हूँ। आप एकमात्र फेल होने का रीजन ये नहीं था कि वो सशस्त्र ये था, मैं नहीं आप कहती ठीक कि है, वो पैन सशस्त्र रीजन इंडियन नहीं नहीं था, मैं था। नहीं तो एक मेरी एक मिनट बात मैं मिनट, एक सुनिए। बताता हूँ। मिनट, ओपी कुछ हम्म, बोल रहा है, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके पैसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बात ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था हाँ, और ब्रिटेन के ऊपर इतनी बमबारी हो चुकी थी, यूरोप इतना तबाह हो चुका था कि हमारे जो इंडिया जैसे उपनिवेश को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था। और अमेरिका ने इतना ज़्यादा कर्जा दे दिया था कि जैसे आज उनके यहाँ जो दैनिक खर्चे हैं, उनकी इकोनॉमी पूरी डूब चुकी थी। तो ब्रिटिश अब धीरे-धीरे यहाँ से मूव आउट करना चाहते थे। चूँकि लड़ाई जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवाद और हिटलर का जो क्या था वो आर्यन रेस थ्योरी, नाज़ीवाद। फासिज़्म और पूंजीवाद 3 की लड़ाई थी। आप बात समझिए। अब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मेरा लेके चल रहा कहना हूँ। ये है बस कि क्या कभी किसी ने 1 मिनट मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। 1 ही मिनट में समझ में आ जाएगी हमारी बात। अब वहाँ पे ये था कि अमेरिका से अब चूँकि सोशलिज़्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा फैल रहा था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भगत सिंह की फांसी या उसके पहले यहाँ पे बहुत तेज़ी से सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए थे। कानपुर में आपकी पहली बार मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का वो स्थापना हो गई थी 1920 में। उसी के इर्द-गिर्द आपके यहाँ जो है हिटलर की जो फासिज़्म वाली पॉलिसी 1925 में आपके आरएसएस का गठन हो गया था। आप बात हमारी समझ रहे हैं? जी, जी, जी। तीनों विचारधाराएँ हमारे यहाँ भी पनपना शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ भी एक पूंजीवादियों का धड़ा था बिल्कुल। जो है। तो अब पहली चीज़ ये था कि इसमें सबसे क्रूर था फासीवाद। तो पूंजीवाद और समाजवाद ने मिल के, रूस और अमेरिका, ब्रिटेन ने मिल के पहले हिटलर को खत्म किया कि पहले इनसे बचाओ। क्योंकि अगर ये आ जाए, क्योंकि उनमें उपनिवेश की भूख बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब ये खत्म हो गए। अब इसके बाद अब पूंजीवाद को समाजवाद के मुकाबले लिबरल दिखना था। इसलिए ब्रिटिशर्स को और अमेरिका ने या इनकी जो एलाइज थे, इन्होंने इनको ये दबाव दिया कि सारे उपनिवेश हट जाएं। इसीलिए देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के 5 साल 7 साल के अंदर पूरे एशियन कंट्री से पूरी ये वाइप आउट हो जाते हैं। यूरोप के फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ये सब जितने इनके उपनिवेश से हटने शुरू हो जाते। नहीं तो यहाँ पे पॉलिटिकली इतनी वाइप आउट होते हैं ना सभी, आप बात तो सुनो मतलब पहले हमारी। मैं, मैं पहले हमारी बात तो सुनो, फिर मैं आ रहा हूँ उस पर। इसके बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब इसके बाद लड़ाई सोशलिज्म और पूंजीवाद में ही होने जा रही थी। अब समझ रहे हो, क्योंकि फांसीवाद तो वाइप आउट हो गया था। अब सुनिए, अगर ब्रिटिशर्स को गांधी और अगर भगत सिंह में चुनना था, अगर भगत सिंह और अम्बेडकर में चुनना था, तो ब्रिटिशर्स उनको भगत सिंह और गांधी को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह नहीं पचेंगे, क्योंकि भगत सिंह सोशलिज्म के प्रतीक है और वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के प्रतीक है। वो लेनिन को पढ़ रहे थे लास्ट टाइम में। मेरा तो कॉन्टेक्स्ट इसलिए अब सुनिए, गांधी जी ने 1942 में जो चौरी चौरा का मामला यहाँ से हुआ, वो किसानों का एक तरीके से आंदोलन था। वहां पे उनको जो किसानों ने, जमींदार जो यहाँ से प्रताड़ित थे, बगल में है बनारस में, यहाँ से थोड़ी दूर पे, मतलब 100-200 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम लोग इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो वहां पे ये ना, मुझे लग रहा है कि जानवी को मतलब बीच में रोक करके दो लोग अपनी बात कर रहे हैं। जानवी अच्छा को एक बार सुन लिया। मैं बस अच्छा इतना ठीक। कहना चाहती थी, मेरे पास बहुत नहीं था कहने के लिए, लेकिन मैं ये हाँ बस आप लोगों से कहना चाहती थी
कि क्या वजह नहीं होगी, क्या किसी ने कभी विचार किया कि उन्होंने अहिंसा और सत्य जैसा मार्ग चुना? क्या ये उनकी आइडियोलॉजी थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या शायद हमारी परिस्थितियां भी ऐसी थी कि हम इसके अलावा और क्या-क्या हथियार वो कर सकते थे? मतलब हमारी कंडीशनिंग पे भी ध्यान दीजिए कि उस समय की हमारी कंडीशन क्या थी कि इनके रिलेवेंस को आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते हैं कि हम ये कर देते, वो कर देते। हाँ, आप संत नहीं मान सकते उनके पर्सनल उसको, वो भी उन्होंने ही बताया है तभी आप जान के उनकी आलोचना कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं लिखे होते अपने सत्य के प्रयोग वाले में तो आप जान नहीं, बहुत कितने लोग हैं जो ये साहस कर पाएंगे कि अपने बारे में लिख दें जो भी घटनाएं हैं। तो इस हिसाब से उनको कम करके नहीं, नहीं आंका जा सकता। ऐसे उनकी जो मतलब मेरा पर्सनल बस एक जर्नी है, प्रश्न है, मेरा कोई आपके प्रति वो नहीं है, मेरा बस ये है कि क्या कारण रहा होगा इस तरीके के साधन का प्रयोग करने का गांधी जी का, और मतलब केवल सत्य और अहिंसा जैसे इस तरीके की चीजों को लागू करना, या फिर मतलब इसको लेके आगे बढ़ना, जब हमारे पास इस तरीके, क्या गांधी इतने मूर्ख थे या उनके अंदर इतनी समझ नहीं, नहीं थी कि बात बहुत मूर्खता की नहीं है। हम लोग गांधी क्यों की हो व्यक्ति, गया था, क्या हम कभी किसी अरे हम गांधी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर हाँ, रहे हैं। हाँ। और तुम बार बार कह रही हो उनको संत मत मानो। मैं मानती हूँ उनको संत, क्योंकि नहीं मान, वो बहुत संत, लोग वो कुछ बुरे हो नहीं, रही है। मेरी एक बात सुनो। वो संतों जैसी बातें ही प्रीच करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत के लोगों को संत ही आगे ले जा सकता है। मतलब गांधी की का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया। ठीक है, सबसे उस अहिंसा उसका नहीं सबसे बड़ा मतलब कहीं अहिंसा, एक बार सुन तो लो कि अहिंसा उनका सबसे बड़ा योगदान नहीं है। दुनिया में उससे पहले भी अहिंसा से काम हो रहा था। सुकरात ने लोगों के गले नहीं काटे थे। सुकरात सिर्फ सवाल पूछता था। अहिंसक सुकरात भी था, अहिंसक प्लाटो भी था। ठीक है, तो अहिंसक गांधी भी है। और गांधी खुद कहते थे अहिंसा मेरा कोई इन्वेंशन नहीं है। लेकिन गांधी का सबसे बड़ा योगदान है कि मास मूवमेंट उसने बनाया। गांधी धरने पे चलने के लिए कहता था, व्रत रखने के लिए कहता था, जो औरतें तक कर सकती थी। ठीक है, क्रांतिकारी जो रास्ता दिखा रहे थे, उसमें तुम भगत सिंह जी। वाले ग्रुप को चेक करो। उसमें दुर्गा भाभी के अलावा कौन सी महिला है जिसका नाम जान पा रहे हैं हम? नहीं जान पा रहे हैं ना। मैं कह तो रही हूँ कि वो उनका अहिंसा का सिद्धांत ही सबसे बड़ा उनका योगदान था, मेरा ये कहना नहीं है। मैं बस अपनी बात रख रही थी कि मुझे लगा चर्चा इस दो डायरेक्शन में जाएगी और मुझे उनके पक्ष में क्या नहीं, कहना था। चर्चा की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हम लोग तो ओपन चर्चा कर रहे हैं, सब लोग जी, अपना जी। बोला अपना तो बस विचार मैं रख रहे हैं। यही सोच रही थी, मुझे और ऐसा लगा था। मैं जो आलोचना कर रही हूँ गांधी की, वो ये कह के नहीं कह रही हूँ कि गांधी पूरी तरीके से गलत था। मैं ये कह रही थी कि एक आलोचना ये भी है जी, जी, कि जी, जी, जी। वो कहीं ना कहीं बुर्जुआजी थे, और उनका फायदा बुर्जुआजियों ने उठाया है। उनका जो स्वराज का जो पर्सनल लेवल पे स्वराज वो कहते थे कि इनर स्वराज, पॉलिटिकल स्वराज तो मिलता रहेगा, वो तो तिलक के समय से ही मांग शुरू हो गई थी। लेकिन इनर स्वराज की जो गांधी जी बात कर रहे हैं, उस इनर स्वराज के लिए ये भी तो समझना पड़ेगा कि जिन आदिवासियों से जमीन छीनी जा रही है, वो कैसे इनर स्वराज लेके आएंगे। जैसे जीजे किस समय जो फिलोसफर है, वो ये बात बोलता है कि मैं अपना कमरा बार बार साफ करता हूँ। जब मोटिवेटर्स, पॉजिटिव माइंड वाले लोग कहते हैं कि अपना कमरा साफ करो, तुम्हारा दिमाग, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, तो वो जीजे की बात उठाता है कि मैं अपना कमरा बार बार साफ करता हूँ, लेकिन जितनी बार समाज में कदम रखता हूँ, मेरा मतलब दिमाग खराब हो जाता है। तो गांधी जी इनर स्वराज से जीतना चाहते थे। वो तरीका कितना नाया मतलब नायाब था, लेकिन कितना सक्सेसफुल है। वो जाति व्यवस्था को भी इनर स्वराज से ही जीतना चाहते तुम थे। मुझे डिफरेंस क्लियर वो कर वो सकती हो? जाति व्यवस्था को भी इनर स्वराज से ही जीतना चाहते थे कि लोग अवेयर हो जाएंगे और जातिगत जो हिंसा है वो करना छोड़ देंगे। अंबेडकर का पूरा मतलब जो डिफरेंस था गांधी के साथ, वो इसी बात को लेकर ही था कि अंबेडकर कहते थे कि नहीं बापू, हमको नियम कानून बनाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। ठीक हाँ, है, हाँ। इसीलिए जो तुम गांव और ग्राम स्वराज की बात कर रही हो, गांधी का ग्राम स्वराज नहीं लागू हुआ भारत में। हाँ, हाँ। पंचायत बनी है 1973 से।
एक बात मैं 1973 से, क्योंकि हाँ, अंबेडकर नहीं चाहते थे कि ग्राम स्वराज आए, क्योंकि गांव में बैठा हुआ जो जमींदार था वो इतना मतलब उसका जो हृदय ठाकुर है परिवर्तन कुआं, नहीं हो पा रहा था। मतलब जो हाँ, हाँ, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। और मैं यहाँ पे रूसो को कोट करूंगी। रूसो कहता है कि फ्रीडम कैन बी फोर्स्ड, और वो नियम कानून जो संविधान है वो एक तरीके का फोर्स है जो तुम्हारा गला दबा रहा है, उसका हाथ पकड़ता है कि नहीं, तू नहीं दबा सकता, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसी तरीके से जो पूना पैक्ट आपका साइन हुआ है। और मैं इस बात पे बात करना चाहती हूँ कि गांधी अहिंसा की बात करता रहा, गांधी इनर स्वराज की बात करता रहा। आज हम देखते हैं कि मतलब रिजर्वेशन होने के बाद भी दलित समाज, बहुजन समाज पे उतनी ही जातियां हो रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंबेडकर अपनी बात में सही, अगर हम उनको इतना भी प्रोटेक्शन नहीं देते तो हालात और खराब होते, हालात हाँ, और खराब होते। और दूसरा, जो अहिंसा से आप खून खराबा रोकना चाहते थे, आपने ब्रिटिशर्स का खून बचा लिया, लेकिन जब पार्टीशन हुआ और ब्रिटिशर्स ने जो भारतीयों का खून बहाया, उसको आप नहीं बचा पाए। जी, 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 कहा बिल्कुल। मतलब पार्टीशन में आपने नॉन वायलेंटली पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी, और विभाजन के समय उसको पूरा खून से नहला दिया पूरे देश को। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि क्या ये सक्सेस था नॉन वायलेंस? क्या हुँ, नॉन वायलेंस सक्सेस था? अगर सक्सेस था तो विभाजन में इतना खून की नदियां क्यों बही? और उसका हिसाब कौन करेगा? क्या उसको आजादी में नहीं जोड़ा जाएगा? आजादी के संघर्ष में उसको नहीं जोड़ा जाएगा? जो लोग अपनी जमीन, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, फिर भी उनकी माँ बहनों को काट दिया गया, प्रेग्नेंट औरतों को काट दिया गया, आदमियों को काट दिया गया, क्या उस खून को नहीं गिना जाएगा आजादी की लड़ाई में? जी, बात ये है कि मुझे लगता है ना कि गांधीवाद जो था, गांधी जी का जो विचार था, उससे अवेयर जनता नहीं हो पाई थी। और एक मैं जो ग्राम स्वराज की बात आई हुई है, उसपे एक मैं बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की बात करना चाहूँगा। गोदान जो है, आप देखेंगे प्रेमचंद के जो पूर्ववर्ती उपन्यास हैं, जैसे प्रेमाश्रम हो गया या फिर उससे पहले के उपन्यास, उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो रहा है। अंत में सारे साहूकार जो हो रहे हैं, हृदय परिवर्तित होके वह एकदम सभ्य आदमी बन जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। उसमें जितने भी क्या नाम है, पुरोहित वर्ग है, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि 1936 में लिखा गया उपन्यास गोदान है। 1936 में अंतिम समय था प्रेमचंद जी का, और 1936 तक आते-आते अंबेडकर की जो विचारधारा थी वह भी प्रचलित हो चुकी थी, जो कि गांधी जी के विरोध में था कि ग्राम स्वराज सफल नहीं होगा। तो उसमें देखेंगे आप गोदान जो उपन्यास है, क्योंकि कहा जाता है साहित्य जो होता है समाज का आईना होता है, और बिना साहित्य लिटरेचर को पढ़े हुए हम किसी भी इतिहास को सही तरीके से देख नहीं सकते हैं। तो 1920 से 1950 तक के, 1940 तक के समय को देखने के लिए एक उपन्यास है गोदान। उसकी दृष्टि से देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें होरी जो किसान है उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन न गांव का जो पुरोहित वर्ग है वह हृदय परिवर्तन उसका हो पा रहा है, न ही जो क्या नाम है, मुखिया है गांव का या फिर जो सरपंच है उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। वह होरी पे टैक्स लगाया जा रहा है, लगान पे लगान लगाया जा रहा है। और होरी का जो उस उपन्यास में मर जाना है वह दिखा रहा था कि गांधी का जो हृदय परिवर्तन वाली थियरी थी वह कहीं न कहीं बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ी थी। वो हृदय परिवर्तन किसी का हो ही नहीं रहा है भारत में। आज भी देखेंगे आप तो हृदय परिवर्तन किसी का हो ही नहीं पा रहा है। तो बात जो भारत में ही क्या नहीं, कह ये रहे हैं? दिक्कत अमेरिका में भी आई थी। जी, सिविल राइट्स के तहत, सिविल राइट जो मूवमेंट, सिविल वॉर वहां चला था जी। स्लेवरी खत्म करने के लिए। तो हुँ, लिंकन मूवी का एक सीन है जिसमें लिंकन, एक औरत, अंग्रेज औरत, उनके ऑफिस में अपनी समस्या लेके आई होती है। तो वो उससे फॉर मतलब एज ए जानने के लिए हाँ, क्यूरियोसिटी से पूछ लेते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि स्लेवरी खत्म होनी चाहिए? तो वो बोलती है कि हाँ, हो जानी चाहिए क्योंकि आप नियम ला रहे हैं। तो बोलता है नहीं, तुम अपनी पर्सनल ओपिनियन बताओ, क्या स्लेवरी खत्म होनी चाहिए? तो वो बोलती नहीं, नहीं हुँ, होनी चाहिए। तो हुँ। हृदय परिवर्तन के लिए युग लगते हैं, जी, जी, युग। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना, नहीं तो फिर कानून व्यवस्था की जरूरत क्या थी? स्टेट की जरूरत क्यों क्या थी? जी, जी, जी। स्टेट की थ्योरी को कहा जाता है इट इज अ नेसेसरी एविल। तो हम उस स्टेट को कैरी ही क्यों करते हैं?
जी, यही स्टेट को यही कैरी उस इसलिए करते उपन्यास हैं क्योंकि की हृदय परिवर्तन गोदान नहीं हो हाँ, पाता। हाँ। आप एक भेड़िए से नहीं कह सकते मुझे मत खाओ। जी, जो मैं गोदान जिस मुझे गाँव उपन्यास लग में रहा है रह है रही ना, हूँ वहाँ मुझे लग रहा है कि मतलब गांधी जैसे वो उनकी किताब है ना रामचंद्र गुहा की, मतलब जी, पोस्ट गांधी के बाद इंडिपेंडेंस भारत। गांधी, तो हम लोग अपनी चर्चाओं को ना मतलब मिक्स कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा हाँ, कि गांधी वैसे बिरले नेताओं में है जो एक उनका लंबा लंबा या पूरा जीवन एक टेरिटरी के आजादी के संघर्ष में बीता है, और वो भी ऐसी शक्तियों से, साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ते हुए। उसके अलग अलग चरण रहे। गांधी का जो जिस विचार की हम बात कर रहे हैं, गांधी के जो विचार को हम देखते हैं, तो जब से उनका मतलब उदय हुआ है गांधी को, जब से दुनिया जानने लगी या हम लोग जानने लगे, भारत जानने लगा, तब से लेकर के गांधी के मरने तक उनका जितना भी आप चरणबद्ध तरीके से देखेंगे तो उनके विचारों में उतनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कहे या अलग अलग चीजों का समावेश होता गया, क्योंकि उनका करियर, जिसको हम करियर बोलते हैं, बहुत ही लंबा था। और हाँ मैं ये बोल रहा था कि गांधी वैसे चंद बिरले नेताओं में हैं, जैसे आप उसमें चेगुवेरा को ले सकते हैं कि उन्होंने एक आजादी की आंदोलन लड़ा, लेकिन उस आंदोलन के बाद उन्होंने अपने नेशन को, अपने जिसके लिए लड़ा उसको सर्व नहीं किया है। ये उसके लिए मतलब गांधी तो मतलब स्वेच्छा से उसको सर्व नहीं किया कि मतलब जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए, एक संविधान बन गया, एक कानून शासन व्यवस्था, अपनी शासन व्यवस्था बन गई हमारी, उसके बाद गांधी ने मतलब सर्व नहीं किया। हाँ, उनके ऊपर कोई ये नहीं रहा कि ये पीएम है या राष्ट्रपति हैं या कुछ भी हैं। तो हमको वो देखना चाहिए कि गांधी को आप मतलब इस रूप में नहीं देखेंगे कि एज ए पॉलिसी मेकर, कि जो आज की जो हमारी परिस्थिति है उसके लिए हम गांधी को बोल रहे हैं। उसके लिए मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा कि हम जो उस समय की मौजूदा सत्ता रही, कांग्रेस पार्टी रही, कांग्रेस की जी, लेगेसी रही है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपने आलोचना के केंद्र में या उसके समर्थन में बोलेंगे। मतलब आपका और कहने का है दूसरी बात है, गांधी को गांधी को फिलॉसफर की समझने तौर के लिए पे कल रखा भी मैं जाना चाहिए, शिवांगी से बात विचारक कर की रहा तौर था। पे। हाँ, मैं भी एज ए गांधी से मैं फिलोसफर ही मतलब उनका गांधी पर क्रिटिक शिवांगी कर से रही कल हूँ। भी मैं बात करते, गांधी को जानने के लिए बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप भारत को कैसे देखते हैं? हमारी जो ये टेरिटरी है, जो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, उसको आप मतलब कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं? मतलब तो गांधी ये पूरे समग्र जो ये एक क्षेत्र रहा है, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है, उसके सबसे बड़े मतलब एक प्रतिबिंब के रूप में आपको दिखाई देंगे कि गांधी में आप वो सारी बातें देखेंगे जो हमारे जो हमारी जो पौराणिक है, इतिहास है या प्राचीन इतिहास है या जितने भी दर्शन हुए हैं, उसमें सब में मतलब गांधी कहीं न कहीं दिखेंगे। तो गांधी के आज बहुत बड़े ग्लोबल लीडर हैं, लेकिन जो आज जो ग्लोबल पैराडाइम हैं? उसमें गांधी को आप हर जगह फिट नहीं कर सकते हैं। गांधी के कुछ विचार जो हैं आपको एकदम एंशिएंट लगेगा कि बहुत ही एकदम पुरातनवादी है। कहीं-कहीं दिखेंगे गांधी गांधी बहुत आधुनिक हैं? तो वो सारी चीज़ें, और गांधी सबसे बड़े आपको इस टाइम में पूरे एक शताब्दी में सबसे बड़े ध्वजवाहक के रूप में गांधी आपको दिखते हैं। उससे बड़ा मतलब आप कहेंगे कि पैन इंडिया मास लीडर कोई नहीं हुआ। जी, लीडर मतलब मूवमेंट को लीड करने वाला, शासन करने वाले बहुत बड़े-बड़े मतलब मुगल साम्राज्य और भी साम्राज्य बहुत बड़े शासक रहे, लेकिन एज ए मास लीडर, एज ए मूवमेंट को लीड करने वाला गांधी से बड़ा नहीं हुआ, और ये दुनिया में एक बड़ा उदाहरण है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उस पे नहीं बोलना है गांधी को लेकर के। हाँ, तो आप जब हम आज ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं और बहुत सारे उनकी पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, उनका जो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसकी बात कर रहे हैं ना, तो वो आज का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या और भी सोशलिस्टिक सेटअप है, तो उसमें वो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि गांधी एकदम चले गए सब क्या? नहीं नहीं है, कैमरा ऑफ हुआ है, अच्छा। पानी पी रहे हैं। हाँ, तो वैसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी का सारा जो लड़ाई का जो स्ट्रैटेजी था, उनका आंदोलन का स्ट्रैटेजी था, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी अगर आप स्टडी करेंगे ना।
खास करके आप धार्मिक किताबों का अध्ययन करेंगे ना, तो गांधी मूल रूप से एक धार्मिक व्यक्ति जी, जी, थे। जी। इसलिए भारत जैसे जगह में, भारत जैसे मतलब ये इस भौगोलिक क्षेत्र में गांधी को कोई विचारधारा 100% नकार नहीं पाया। चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो, एक्सट्रीम राइट हो, या सेंट्रिस्ट हो, या अम्बेडकराइट हो, गांधी को वाइप आउट करना मतलब एक आइडियोलॉजी के रूप में किसी के लिए नहीं है, क्योंकि गांधी में क्योंकि गांधी सबसे बड़े धार्मिक मतलब वो आपको वो चरित्र दिखाई देंगे, जी, जी, उतना जी। बड़ा धार्मिक चरित्र आपको किसी भी लीडर में नहीं दिखाई देगा। हाँ, हाँ, ये एक जो मुझे लग जिस इनर इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस इनर स्वराज की वो बात करते थे, हाँ, वो इनर स्वराज वो आदमी अपने आप में पा चुका था। बिल्कुल। वो अपने आप में पा चुका था। और बिल्कुल। अगर उसकी रेलेवेंस की बात करें तो मैं 2 बातें कहना चाहूँगी कि एक तो जो मनरेगा और ग्राम स्वराज को लेके बार-बार उनका नाम आ रहा है, जैसे जाह्नवी जी। बार-बार बोल रही थी, तो पहली बात तो मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था, क्योंकि गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे, लेकिन मनरेगा पूरी तरीके से जींद रेज और इस तरीके जी, के जी, आप लोगों का सब बनाया हुआ हाँ, प्लान था। ठीक जी। है, वो गांधी की आइडियोलॉजी से नहीं आ रहा था। गांधी तो कहाँ ट्रस्टीशिप में मानते थे कि हुँ। लोगों को चंदा दो। ठीक है, वो गारंटी पेमेंट की बात क्या मतलब कहाँ ही करते थे या करते थे। या मैं इस बात को लेके हाँ, नहीं मनरेगा का कैरेक्टर अब थोड़ा कुछ एक हो। सोशलिस्टिक कैरेक्टर जी। है, हाँ, या फिर देखो कि एक सोशलिस्टिक कैरेक्टर है, वो गांधी के लोक कैरेक्टर से मैच नहीं कल्याणकारी होता। मतलब वो मतलब इस मायने में उसका अच्छा, हाँ, तो नाम जैसा कि राकेश ने अभी कहा ना कि उनका गांधी को नाम सिस्टम हटाया में गया यदि है, हम ये अलग बात है। गांधी को हाँ, सिस्टम के दूसरी हिसाब से बात देखने की गांधी का कोशिश रेलेवेंस, गांधी को जो इनर स्वराज का को लेके गांधी, हुँ, एक बस बात बोलती हूँ आजाद, गांधी का इनर स्वराज इस समय हमें इस चीज में मदद कर सकता है कि जो कंज्यूमरिज्म भारी जी। हो रहा है हम हाँ, लोगों पे, वो कंज्यूमरिज्म से हमें गांधी का इनर स्वराज बचा सकता जी, है। जी, जी। कि जब तक हम इनर स्वराज को के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम कंज्यूमरिज्म से ऊपर बिल्कुल। नहीं जी। उठ सकते। हुँ, और ये मतलब वो उसका जो दार्शनिक पक्ष है ना, गांधी का जी, जो जी। हाँ, दार्शनिक पक्ष है, दर्शन का जो पक्ष है ना, और अ, वो हाँ, बिल्कुल मतलब आज के टाइम में बहुत ही रिलेवेंट है। हैं? मतलब मेरे दिमाग में अभी एक स्टेटमेंट आया है, तुम लोग इसका क्रिटिक करना, कि गांधी कैन मेक अ गुड रिवॉल्यूशनरी, हुँ, बट गांधी कैन नॉट मेक रिवॉल्यूशन। हुँ, एक रिवॉल्यूशनरी गांधी बना सकता है, इनर स्वराज एक रिवॉल्यूशनरी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये बात भगत सिंह भी कहते हैं कि वी डू नॉट नीड पार्ट टाइम पॉलिटिकल वर्कर्स, वी नीड प्रॉपरली डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर्स क्रांति के लिए। तो एक रिवॉल्यूशनरी बनने के लिए गांधी का इनर स्वराज रामबाण है। ठीक है, लेकिन गांधी का तरीका रिवॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकता, और वो कर भी नहीं पाया। मतलब आज हम जिस स्थिति में हैं, आज हम आजादी के बहुत सालों बाद ये चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस समय की लिगेसी से हम लोगों का इस समय खतरे में है वो लिगेसी। अगर हम चाहते हैं कि गांधी की लिगेसी बची रहे, नेहरू की लिगेसी बची रहे, तो इस समय वही सबसे ज्यादा खतरे में है। जी, जी, सही क्योंकि बात। जिस चीज़ को जो बचाया जा रहा होता है, वो मुझे खतरे में होती है। है, जिस चीज़ को बचाया जा रहा होता है, असल में वो ज़्यादातर खतरे में ही होती है। खतरे में होती है, तभी उसको बचाया जा रहा होता है हाँ, जी। और बात ये है ना क्रांति जैसे क्रांति कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं होती है। क्रांति का मतलब ये होता है कि लोगों का धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि वो क्या नाम है सती प्रथा को लिया जाए तो सती प्रथा का जब अंत हुआ, उस समय तो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे करके आज तक अब ये है कि कोई पति के साथ जलाई नहीं जाएगी, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि यह काम बहुत सही है। हो सकता है
लेकिन ऐसी भारत उसमें से कई औरतें सिर्फ इसलिए बच पाई होंगी हाँ, आजाद क्योंकि नियम आ गया था हाँ, नियम तो बिल्कुल वो एबॉलिशन मैं रहना यही के। बोल रहा चाहिए, हूँ वो तो रहना ही कि चाहिए। लेकिन क्रांति जो मतलब हाँ, सिर्फ लोगों का हृदय परिवर्तन बस नहीं हुआ उसको हाँ, लेकर हाँ, के, हाँ, उसमें मतलब एक डर क्रांति भी में उसका सिर्फ कारण हृदय है, परिवर्तन से काम नहीं कानून का होगा। डर। जी, जी, वो हम्म, मैं रहना आपको चाहिए, बता वो रहा हूँ हाँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आज अगर कानून का डर ना हो तो 100 में से 90% लोग रोड पे हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे। जी, बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो ये इसलिए कानून ज़रूरी था, इसलिए अम्बेडकर जो थे, उस समय अम्बेडकर को प्रैक्टिकल माना जा रहा था कि वो बहुत ही हाँ, प्रैक्टिकल हैं और बिल्कुल। जो मतलब आप देखें ना साहित्य साहित्य में भी उसकी झलक दिखाई देने लगती है। बिल्कुल। प्रेमचंद के उपन्यास में नाम कहीं नहीं आया है, लेकिन उनकी ग्राम स्वराज की हकीकत जो प्रेमचंद गोदान उपन्यास में होरी के मृत्यु के तौर पे दिखाते हैं कि अन्य उपन्यासों में सब हृदय परिवर्तित हो जा रहा है, सब बढ़िया-बढ़िया हो रहा है, लेकिन क्योंकि किसान मर रहा था इस सिस्टम से, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था। आप देखेंगे उनकी प्रेमचंद की कहानियाँ भी ऐसी ही आने लग रही थी। जैसे बहुत और सारी उस इस समय प्रेमचंद की हाँ, कहानी पे हमारी बच्ची का कमेंट सुनो। हाँ, हमने जो मैगजीन में एक बच्ची को मतलब हाँ, हाँ। उससे वार्तालाप की थी, जी। तो वो बच्ची से ने बोला कि मैं कहानियां पढ़ रही हूँ। मैंने बोला किसकी कहानियां? तो प्रेमचंद की कहानियां वो उस समय पढ़ रही थी। हुँ, तो मैंने 8th क्लास में पढ़ती है। हुँ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी लगी तुम्हें प्रेमचंद की कहानी? कहने लगी दुखी करने वाली। हुँ, हुँ, तो मैंने उसकी चुटकी लेते हुए बोला कि तो क्या तुम्हें लगता है कि प्रेमचंद ने को खुशनुमा कहानियां लिखना चाहिए था? तो हुँ, उसने तपाक से बोला कि नहीं, ऐसा तो गांव में होता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक चीज़ और मतलब मुझे इंटरेस्टिंग अपने आप में 2025 में वो लगता ये है। बच्ची बोल हाँ, रही है, हाँ। 8th क्लास की बच्ची जी, को जी। दिख रहा है। और हो रहा ठीक है, है, हम वो लोग तो बच्ची गाँव जो के हैं, हम मुझसे देख रहे पूछती हैं। है कि गाय और भैंस में अंतर क्या है, वो हुँ, वो प्रेमचंद की कहानी पढ़ के बोल रही है कि ऐसा तो गांव में होता है। हुँ। कितना विसी मतलब सोचो, जी, उस जी। बच्ची को गाय भैंस में कंफ्यूजन है, गांव की बच्ची को, लेकिन उसको इस बात में कंफ्यूजन नहीं है कि प्रेमचंद जो लिख रहे हैं वो गांव में होता है। जी, जी, जी। ये चीजें कितनी विजिलेंट हैं। हुँ। तो कहाँ हुआ है हृदय परिवर्तन?